चलिए, मुझे उम्मीद था कि आप जो है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के बारे में ही बात करेंगे, और भाई साहब इनका जो है वोट आया था, ठीक है। और इसी पे जो है हमने 8 अच्छे तरीके से जीके जिस पार्ट का कंप्लीट किया भाई, ठीक है। ये आपका सेट नंबर 9 हुआ है। तो मेरे भाई फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। जैसे दिया है यहाँ पे कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और एक देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो वो बात कर रहे हैं कौन भाई? आपके भगवान यम, ठीक है, भगवान यम है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि यह जो है, ठीक है, किस उपनिषद का है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है आपकी कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद शाखा का जो है ये उपनिषद है। यह बात ध्यान रखना है। और इसके रचयिता जो है, ठीक है, इसके जो रचयिता है मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वो है आपके कठ नामक आचार्य, ठीक है। कौन है? तो ध्यान रखेंगे, कठ नामक आचार्य जो है इसके क्या है, इसके रचयिता है भाई। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? मुद्रा राक्षस आप बहुत सुने होंगे और बहुत बार एग्जाम में भाई पूछा जाता है ये, ठीक है ना। तो ये जो रचना है, ठीक है, किसकी है? तो ये रचना है आपकी विशाख दत्त की। किसकी रचना है मेरे भाई? तो आप जानते हैं ये जो है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, विशाख दत्त की ये रचना है। पर ये तो बात हमसे पूछी नहीं गई है। पूछ रहा है कि नाटक का विषय है, इसका विषय किसमें, किसका विषय जो है इसमें शामिल है भाई? भाई तो ये जो शामिल है वो है आपके कौन? वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। नाम सुने हैं ना? अरे भाई, चाणक्य ने जिसको गोद लिया था घनानंद के साम्राज्य को क्या करने के लिए? नष्ट करने के लिए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है इस नाटक का जो है उल्लेख इसमें दिया गया है। आपको ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना ब्रिसल कहा गया है। क्या कहा गया है? ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें ब्रिसल कहा गया है, यानी कि और बिसल के साथ साथ इन्हें जो है कुलहीन कहा गया है। क्या कहा गया है? इन्हें जो है कुलहीन, यानी कि कोई इनकी जात पात के बारे में चर्चा नहीं है, ठीक है। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न ये है कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर को समर्पित है? किसको समर्पित है ये? तो ये समर्पित है भगवान शिव को। किसको समर्पित है? भगवान शिव को है। तो जो मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित हैं। और इनका निर्माण जो है कब होता है? तो 5वीं से 26, ठीक है ना, 5वीं से 26 शताब्दी में जो है ना, ध्यान रखना, 5वीं से 26 शताब्दी में जो है इसका मध्य इसका क्या होता है? निर्माण होता है। और एलिफेंटा की गुफाओं में 7 गुफाओं का मिश्रण है। कितने गुफाओं का मिश्रण है? ध्यान रखिएगा, 7 गुफाओं का मिश्रण है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण महेश मूर्ति गुफा है। कौन सी गुफा है? तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, महेश मूर्ति गुफा सबसे महत्वपूर्ण गुफा है। 7 तो शामिल है, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका महेश मूर्ति गुफा, ठीक है ना। हाँ, और पूछा जाता है कि यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित की गई है। अरे, यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में घोषित की गई है। और ये कब की गई है घोषित? तो 1987 में की गई थी। कब? 1987 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित की गई है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगला चलते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें पूछा है कि वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकट चलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान का एक स्वरूप है, एक रूप है भाई। क्या है वो? तो वो है आपके भगवान विष्णु। कौन है? भगवान विष्णु है, ठीक है ना। ध्यान रखें, भगवान विष्णु है। और यह मंदिर कहाँ पे है? तो यह मंदिर पूछा जाए तो यह जो मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर, ध्यान रखिएगा, ये आपकी एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है मेरे भाई? ये जो है आंध्र प्रदेश में है। किस जिले में है ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, तिरुपति जिले में है। बहुत बार पूछा जाता है यार, तिरुपति जिले में जो है तिरुपति पहाड़ी पर स्थित है। और इस मंदिर को जो है ना कलयुग का बैकुंठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे कलयुग का बैकुंठ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे कलयुग का क्या कहते हैं? बैकुंठ कहा जाता है। और यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला से सृजित है। कौन सा? ध्यान रखिएगा, द्रविड़, ठीक है ना, द्रविड़ जो है वास्तुकला से संबंधित मंदिर आपका है, ठीक। अगला है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा जो है ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है मेरे भाई? तुर्की भाषा में लिखी गई है, ठीक है। हाँ, बाबर का जो है एक पुस्तक है, ठीक है, बाबरनामा से जानी जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक ध्यान रखिएगा तुजुक ए बाबरी है। क्या है? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, ये ध्यान रखिएगा। तुजुक ए बाबरी जो है बाबरनामा से जानी जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक पूछा जाए तो वो होगा तुजुक ए बाबरी, ठीक। अगला,
निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता है? तो डेसिनगनाडु किसे कहा जाता है? वो ध्यान रखना, कोल्लम को कहा जाता है। और ये कोल्लम जो है एक प्राचीन समय में जो है प्राचीन शहर को कहा जाता है। और कौन सा किसका शहर है? तो ये ध्यान रखिएगा, कोल्लम जो है ये केरल का है। किसका है मेरे भाई? तो ये जो है ध्यान रखिएगा केरल का है, ठीक है। यानी कि केरल में अरब सागर के तट पर जो है अष्टमुडी झील के निकट बसा है। और यह एक क्या है? यह एक जो है बंदरगाह है। क्या है मेरे भाई? यह एक जो है आपके बंदरगाह है, ठीक ना। और इब्न बत्तूता ने जो है 14वीं शताब्दी में, ठीक है, इसे जो है भारत के 5 बड़े बंदरगाहों में शुमार किया था। और इस शहर की स्थापना 9वीं शताब्दी में सीरिया के व्यापारी सपीर ने किया था। सपीर ईसो ने किया था, ठीक है। किसने किया था? सपीर ईसो ने किया था, ठीक है। अगला है कि ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है, ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए नेशन इन मेकिंग के पुस्तक लेखक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। कौन है मेरे भाई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी बी जो होगा इसका राइट होगा। बात करें वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल की एक किताब आती है जिसका नाम है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, भारत विभाजन। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है मेरे भाई भारत विभाजन। अरे क्या नाम है इसका? नाम है भारत विभाजन। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद से बात करें हम लोग एजी रनाडे की। एजी रनाडे का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एजी रनाडे का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है? एजी रनाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे, क्योंकि एजी नहीं है, एमजी है, सॉरी, एमजी रनाडे जो है इनकी एक किताब आती है और इस किताब का नाम है, ध्यान रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह। खूब पूछा जाता है, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह किससे संबंधित है? एमजी रनाडे से। जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले की किताब की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनकी किताब है नेशन। क्या है मेरे भाई? ध्यान रखेंगे, इनकी किताब का नाम है नेशन। तो ये 4 पॉइंट जो है आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, 3 पॉइंट, ठीक है। एक तो ऊपर वाला है ही आपका। अगला है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? स्वराज के बारे में बात किया था दादा भाई नौरोजी ने, पर ये कब किया था? तो ये किया था आपके कब कब किया था भाई? तो ये किया था आपके 1906 कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है ना। कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, ठीक है। अब उसके बाद से बात करें बम्बई अधिवेशन की, ठीक है, 1889 में जो हुआ था, ठीक है। ये किसके समय में हुआ था? तो ये नाम था विलियम वेडरबर्न। कौन है? वेडरबर्न, ठीक है ना, विलियम वेडरबर्न जो है इनकी अध्यक्षता में हुआ था। और यह अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने जो है भाग लिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया था? तो जो है बॉम्बे अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। वही बात करें हम लोग जो है लाहौर अधिवेशन के बारे में, ठीक है। अगर लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रस्तावना के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? तो इसमें जो है पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज्य को प्रस्तावित किया गया था लाहौर अधिवेशन के 1885 में, ठीक है। उसके बाद से बात करें कलकत्ता अधिवेशन 1886 के बारे में, तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया, ठीक है। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कलकत्ता अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो शामिल नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगला है कि बंगाल का सती विनिमय जो है 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो लाने का काम जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम आता है मेरे भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसी के समय में आया था। और इसे राजा राम मोहन राय द्वारा क्या कर दिया गया? सती प्रथा का अंत कर दिया गया। कब? 1829 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो लाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और राजा राम मोहन राय द्वारा जो है इसको खत्म कर दिया गया। अगला, निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? तृतीय क्षेत्र मतलब जो सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है ना, वो तृतीय क्षेत्र होता है। तो तृतीय क्षेत्र का उदाहरण देखिए, कृषि की बात करें, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, ठीक है। और तो ये जो होता है किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है, ध्यान रखिएगा, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन है ना, वो सभी जो है आपके किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र की बात करें अगर हम लोग, ठीक है,
अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, हालांकि देखेंगे तो यहाँ पे जबकि कपड़े का उत्पादन जो होता है, ठीक है, सूती कपड़े का जो उत्पादन होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो जबकि कपड़े का उत्पादन रोजगार के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि ये जो है द्वितीय, जो रोजगार की बात होती है तो द्वितीयक में आता है, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है। तो सेवा क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है, शिक्षण कार्य हो गया, तो शिक्षण क्या है, एक तरह से सेवा करना है, तो ये जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला 21 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। किसका था ये, तो ये ध्यान रखिएगा ये था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1985 से, ठीक है, 1985 से 90 के बीच जो हुआ था। और एक बात ध्यान रखो मेरे भाई, पंचवर्षीय योजना से आप पंचवर्षीय योजना जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है इसका डेट, इससे संबंधित कुछ बातें, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बिटकॉइन क्या होता है मेरे भाई, तो यह एक प्रकार का डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी है। क्या है मेरे भाई, डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी है आपकी बिटकॉइन, ठीक है ना। और यह मुद्रा ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है, इसे किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और यह जो है ना यह जो है तत्काल भुगतान को सक्षम बनाती है, तत्काल भुगतान को क्या करती है, सक्षम बनाती है। तो ये कहाँ दुनिया का पहला कौन सा देश बन गया है इसे स्वीकार करने वाला, तो इसे स्वीकार करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वो है आपका अल सल्वाडोर। कौन है भाई, अल सल्वाडोर है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें, अगला आपका ही है, निम्नलिखित में से कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं थे, तो के कस्तूरीरंगन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिमल जलान, डी सुब्बा राव। तो ये जो है के कस्तूरीरंगन, ठीक है ना, के कस्तूरीरंगन बल्कि एक प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक और राज्यसभा के सांसद हैं। भारतीय अंतरिक्ष और उसके साथ साथ राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा के क्या रहे हैं भाई साहब, सांसद भी रहे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके क्या नहीं रहे थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं थे, डी सुब्बा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह और बिमल जलान, ये तीनों आपके थे, ठीक। अगला, राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है, तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय क्या हो जाता है, अधिकता हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है, ठीक है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। चलिए अगला, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है। देखिए ये कई तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि सूर्य और, ठीक है, सूर्य और धरती के बीच, तो वो जो है आपका कौन सा है, तो वो है आपका बी, यानी कि 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर, या इसको कह सकते हैं क्या हम, 14 करोड़ 96 किलोमीटर। अरे 14 करोड़ 96 किलोमीटर। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा, पहला पूछी जाएगी पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी। तो जब भी आपकी बात करें न्यूनतम की ना, तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम जो होता है 14.70 लाख होता है, यानी 14 करोड़ 70 लाख। बात करें तो 14.70 × 10 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 हो जाएगा न्यूनतम। उसके बाद से आपका अधिकतम पूछा जाता है, ठीक है, अधिकतम अगर पूछा जाए मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर आपसे अधिकतम पूछा जाए तो वो अधिकतम होता है 15.21 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, तो 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। अगला है कि पेट्रोलॉजी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए बहुत लोग इसको पढ़कर जो है मारेंगे पेट्रोल, क्या मारेंगे, कहेंगे कि ये पेट्रोल की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो है पेट्रोलॉजी जो है, ध्यान रखें, पेट्रोलॉजी जो है ये आपके भू विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई, भू विज्ञान से संबंधित है। इसका मतलब है कि इसका जो उत्पादन हुआ है ना, ठीक है ना, जो है किससे होगा, तो सर ये शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित एक विज्ञान की क्या है, शाखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देख कर शब्द को से अनुमान लगाना थोड़ा सा गलत भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। अगला है कि भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफन जिले के बीच स्थित है मलक्का जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य और हॉर्मुज जलडमरू मध्य।
ठीक है। तो ये जो होगा आपका कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा, पाक जल डमरू मध्य है, यानी कि भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित जो जल डमरू मध्य है वो है आपका पाक जल डमरू मध्य। मलक्का की बात करें तो मेरे भाई मलक्का के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो है जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। किसको? जावा सागर और उसके बाद से बंगाल की खाड़ी, ठीक है, जावा सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच है। उसके बाद से मैं बात करूँ बेरिंग जल डमरू मध्य, ध्यान रखिएगा, बेरिंग जल डमरू मध्य जो है आर्कटिक एवं बेरिंग के मध्य है। कहाँ पे? आर्कटिक एवं बेरिंग, ध्यान रखिएगा, आर्कटिक एवं बेरिंग, ये 2 पॉइंट आपको अलग से ध्यान रखना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बिल्कुल। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि अमेजन बेसिन है। ठीक है, कौन सा है मेरे भाई? अमेजन बेसिन है, और अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है, और जिसका क्षेत्रफल लगभग 70 करोड़ बोला जाए क्या, 70 7 पर 3 तो 5 6 जीरो हो सकते हैं, ठीक है ना, किलोमीटर है, यानी कि देखा जाए तो 70 और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना इतना वर्ग किलोमीटर है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, इतना वर्ग किलोमीटर है अमेजन बेसिन का, ठीक है ना, अमेजन बेसिन का आपको ध्यान रखना है। और इसी पर एंडीज पर्वतमाला से निकलकर एक अटलांटिक महासागर में मिल जाती है, ठीक है। और विश्व का अंतरतम बंदरगाह मनोस, कौन? मनोस जो है ये आपका ब्राज़ील में है। कहाँ पे है भाई? ये आपका ब्राज़ील में है, ठीक है, इसी नदी पर है। किस नदी पर? अमेजन बेसिन पर, यानी कि अमेजन नदी पर, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला है कि नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्रकृति को उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं, तो वो जो फसलें कहलाती हैं वो कहलाती है कौन सी? वो कहलाती है फलीदार फसलें। क्या कहलाती हैं? फलीदार फसलें कहलाती हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जाते हैं चिप्स के पैकेटों में भरा जाता है मेरा भाई, जो चिप्स होते हैं ना उसके पैकेटों में भरा जाता है, ताकि वो कई दिनों तक क्या रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे आपके, ठीक है। चलिए अगला देखें। अगला है कि भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला जो है वो आपकी अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। कौन है? अरावली पर्वतमाला है। और हिमालय आप जानते हैं नवीन पर्वतमाला है। अगर हिमालय के बारे में पूछा जाए तो हिमालय क्या है? हिमालय जो है आपकी नवीन पर्वतमाला है, ठीक है, नवीन पर्वतमाला है। और अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा वो है आपकी गुरु शिखर। कौन है मेरे भाई? गुरु शिखर है, ये बात आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और बात करें हम लोग धौलागिरी, तो जानते हैं ये नेपाल में है आपका, ठीक। अगला है कि बारी दुआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो बारी दुआब जो स्थित है मेरे भाई, देखिए बारी, ब से ब्यास हो जाएगा और र से क्या हो जाएगा? रावी, देखिए इसी में छुपा हुआ है, तो ब्यास और रावी, तो ब्यास और रावी के बीच बोले तो एक किसका क्या होगा? डी होगा। उसके बाद से झेलम और चिनाब की ब्यास और सतलुज, नहीं, ब्यास और सतलुज, ठीक है, ब्यास और सतलुज को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ब्यास और उसके बाद से आपके पूछे सतलुज, तो इसको बिस्ट दो आप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिस्ट। देखिए बिस्ट में ब्यास और 10 आ रहा ना पेट फरुआ, तो सतलुज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से और बात करें हम लोग रावी और चेनाब, तो जो रावी है, ठीक है, और चेनाब है, यहाँ पे रचना दुआब है, रस रावी और च से चेनाब और रचना दुआब, ठीक है, रचना दुआब आपसे पूछे तो ये हो जाएगा। देख रहे हैं ना ट्रिक, कितना आसानी से याद कर रहे हैं। चेनाब और झेलम की बात करें, ठीक है, चेनाब और झेलम, इसके बीच जो है चेनाब और झेलम, तो चेनाब और झेलम के बीच के भाग को कहा जाता है चाज। चिनाब और झेलम, चाज, चाज को चाज से याद रखिएगा, चाज से याद रखेंगे तो चिनाब और क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए भाई, ठीक है, खूब पूछा जाता है। अगला है, और अगला ये रहा, इसमें है कि सिली भवन शब्द निम्न में से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? किस भौगोलिक घटक से संबंधित है मेरे भाई? तो देखिए जो सिली भवन है वो चट्टानों से संबंधित है, जिसमें आती है अग्नेय चट्टानें, सॉरी अग्नेय चट्टानें नहीं बल्कि कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानें आती है। अवसादी चट्टानों में क्या होता है सर? तो ये जो है जैसे बात करें इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो चूना होता है, ठीक है, पत्थर होता है, कोयला होता है, ये सभी किस में आते हैं? अवसादी चट्टानों में आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, खूब पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैग्रोव वन, अरे मैग्रोव वन आप जानते हैं ना, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा जो है वही मैग्रोव वन है, ठीक है। और मैग्रोव वन के बारे में सही नहीं है, कह रहे मैग्रोव वन लवर सहिष्णु जड़ी होते हैं, ठीक है, ये पूछा है कि सही नहीं है, बिल्कुल ये तो सही है, मैग्रोव वन में लवर सहिष्णु जुड़े होते हैं। वे हिमांक तपों को सहन नहीं कर सकते हैं,
बिल्कुल। मैंग्रोव वन तटरेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं। बिल्कुल। मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नहीं, ये ऑक्सीजन यहाँ पे पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। तो देखिए पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है मेरे भाई, वो है आपके, ठीक है, हाजीपुर। हाजीपुर जो कि बिहार में, ठीक है, हाजीपुर बिहार, यहाँ पे मुख्यालय इसका है, हाजीपुर में है, बिहारपुर में, ठीक है ना, हाजीपुर बिहार। उसके बाद से बात करें हम लोग भाई साहब, ठीक है, किसके बारे में, तो बात करें हम लोग कोलकाता के बारे में। तो जो पूर्वी रेलवे है उसको कोलकाता रेलवे कहा जाता है, ठीक है। पूर्वी रेलवे को कोलकाता, जो जिसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और भी रेलवे हैं, जैसे पूर्वी तटीय रेलवे अगर पूछा जाए तो भुवनेश्वर और उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। तो निर्वाह मजदूरी, ये देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत बनता नहीं है भाई साहब, ये लोग पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए, पूछा लिया नहीं जाए बल्कि पूछा हुआ है भाई, ठीक है। तो ये बनता है अनुच्छेद किस में, 43 में। अगर मैं बात करूँ भाई, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 41 में, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, 41 से, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 42 की बात करूँ मेरे भाई, तो मानवीय कार्य तथा दशाओं मातृत्व सहायता के लिए जो है इसमें दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण नहीं होता ना, ठीक है। अगर मैं 40 की बात करूँ तो ग्राम पंचायतों का गठन, अरे यही है ना भाई साहब, अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद किस में है, 40 में, खूब पूछा जाता है। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो सभी को पता है कि 21A जो है ना भाई, वो शिक्षा के संबंधित अधिकार से जो है संबंधित है। यानी कि इसमें जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा देने की बात कही गई है। कितने, 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, निःशुल्क, कोई भी पैसा वैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया, उपाधियों का अंत। देखिए खूब पूछा जाता है, उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत, ठीक है। अनुच्छेद मैं 22 की बात करूं मेरे भाई, ठीक है, तो इसमें जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है इसमें मेरे भाई, 6 प्रकार की है। पहले 7 थी, 7 में जैसे कि 19 का 7 थी पहले जो है आपके जो है निर्सित 19, ठीक है, 19 6 है कि 6 है, 19 6 है ना मेरे भाई। तो वो निरसित इसके अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो था उसे समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला, कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किस राज्य का बजट जो है, जब राष्ट्रपति शासन होता है तो अधीन किस राज्य का बजट समक्ष पेश किया जाता है। तो वो ध्यान रखिएगा, वो पेश किया जाता है आपके लोकसभा के समक्ष। किसके समक्ष, लोकसभा के समक्ष, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त होता है। तो वैधानिक सत्ता का जो अधिकार प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आपकी किसको, संसद को प्राप्त होता है, ठीक है। किसको प्राप्त होता है, संसद को प्राप्त होता है। क्यों, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। अरे संसद क्या है, सर्वोच्च विधायी निकाय है। और भारत में कैसी व्यवस्था है, तो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। और भारतीय संसद में जो है राष्ट्रपति और 2 सदन जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। मैंने बताया था, सरल से याद रखिएगा, 79, 80 और 81 अनुच्छेद में बात की गई है, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 155, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और इसके तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। और राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, किस रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। और राज्यों में राज्यपाल की जो स्थिति होती है वो कार्यपालिका के प्रधान की होती है, ठीक है ना। परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में क्या होती है, निहित होती है। अगला है कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता
किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए सभी जगह की बात करें तो जो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, ठीक है, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। फ्रांस से बात करें तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अगर मैं यूएसए की बात करें तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन जो है यूएसए से लिया गया है। जापान की बात करें मेरे भाई तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो यहाँ से ली गई है। तो आपको पता चल गया कि सर मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपके 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, कब? 1971 के द्वारा। किसके द्वारा? 1971 के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को स्पष्ट किया गया है, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। और संशोधन किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, तो 368 के तहत जो संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। और अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में अभी तक 105 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है, वर्तमान समय में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखें, अगला है कि राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो राज्य वित्त आयोग की जो मुख्य भूमिका होती है वो राज्य और स्थानीय निकायों के बीच कर, टोल और शुल्क की शुद्ध आय वितरण और आय और निर्धारण, ठीक है, ये होता है 32 का, ये जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो असम में जब फसल काटा जाता है तो उस समय जो नृत्य होती है वो होती है बिहू, बोहांग बिहू। कौन सा? बोहाग बिहू, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु का है, मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अलग अलग जो है मनाया जाता है, ये पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था भाई, देख लीजिएगा, ठीक है। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्राय, ये तो बार बार आ गया था, पिछले बार भी ये आया था, किसके लिए समर्पित है? तो मेरे भाई ये ध्यान रखिएगा कृष्ण के लिए समर्पित है, ठीक है। अगला है कि विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सभी को पता है 24 मार्च को जो है टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो टीबी जो होता है इसका फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस होता है, और ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से ये रोग क्या होता है? फैलता है भाई, ठीक है। और ध्यान रखिएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसी के कारण जो है ये रोग फैलता है, टीबी, ठीक है। अगला है कि इनमें से किसमें पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो पहली बार जब किया गया था तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। और यूएनओ आप जानते हैं शांति को बनाए रखने के लिए होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है भाई। और इसका स्थापना मैंने बताया था 24 अक्टूबर, कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है, 1945 का होता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना है, ठीक। अगला आईएसएस जिसका संक्षिप्त रूप है, तो ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ठीक है। और यह कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है भाई साहब, ये किसके लिए है? तो ये कृत्रिम उपग्रह के लिए है। और इसमें बात करें तो ये स्टेशन कितना फीट वर्ग में है? तो ध्यान रखिएगा 357 वर्ग फीट में है। कितना वर्ग फीट में? 357 वर्ग फीट में फैला हुआ है। और स्टेशन वर्ष 2000 से कार्यरत है। कब से कार्यरत है? तो 2000 से जो है ये कार्यरत है। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पर खेलने जाने वाला जो टूर्नामेंट है वो है आपका रोलैंड गैरास। कौन सा भाई? तो वो है आपका रोलैंड ग्रास, ठीक है ना। अगला देखें, अगला है कि वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिए स्पाइक स्मैश के नाम से जाना जाता है, ठीक। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता होगा कि डुरंड खेल जो है वो आपके फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मार्टिन मर डुरंड के नाम पर ये रखा गया था, ठीक है, जो कि ये भारत के क्या थे? सचिव थे। अगला है कि 20 फरवरी को जो है के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी को किस के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये मनाया जाता है आपके विश्व सामाजिक दिवस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको बोलते हैं यूएन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में, कब? 2007 में 20 फरवरी को जो है विश्व ठीक है विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है, निर्णय लिया गया था। अगला है कि युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। क्या है? युगांडा की राजधानी जो है
आपकी कौन सी है, कंपाला है। और जाम्बिया, ये लुसाका किसकी राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है जाम्बिया की राजधानी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी आपकी लुसाका है, ठीक है। और मोगादिशु, ये ध्यान रखिएगा मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है, किसकी है, सोमालिया, अरे सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु है, ठीक। अगला, अगला है कि युगांडा की राजधानी, तो हो गया भाई, सब बात कर लिए थे। दबाव की एसआई इकाई क्या है, अरे दबाव मतलब पी बराबर क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है ना, यानी कि ये जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, देखिए सेंटीमीटर दिया, बहुत लोग मार्क्स इसी पे आ जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट होगा भाई, ठीक है। अगला, अगला है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है तो 20 जूल कार्य करता है, तो बल की विस्थापन कोण के बीच कोण होगा, अरे बाप रे बाप। तो आप जानते हैं ना डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस कॉस थीटा, अरे एफ इंटू एस कॉस थीटा। एफ का मान दे ही दिया है 20 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 20 गुणे, ठीक है, 2 मीटर विस्थापित होता है तो 2 हो जाएगा, और इंटू कॉस थीटा, इसका तो मान निकालना है तो एक्स मान लेते हैं, कॉस थीटा है ना, ठीक है। और इधर कितना है 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो 20 से 20 क्या हो गया मेरा भाई, खत्म हो गया, 2 इधर गुणा किया तो 1/2, 1/2 बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। और थीटा में ये किसका मान होता है, तो ये मान होता है सर कॉस 60 डिग्री का, अरे कितने का, 60 डिग्री का, तो कॉस से कॉस क्या हो गया, खत्म। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन सवाल पूछ दिया है भाई इस बार, ठीक है। अगला है कि ऊपरी प्रणोद और भार, देखिए दोनों दूसरे के विपरीत होते हैं। प्रणोद क्या होता है, किसी वस्तु, किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है, प्रणोद कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं भार और प्रणोद विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है, देखिए सीसा, सोना, और उसके बाद से आपकी बात करें ब्रोमीन, ब्रोमीन तो है आपके अधातु है, ठीक है, ब्रोमीन जो है आपके अधातु है, ठीक है ना। सोना जो है आपके धातु है, ठीक है, ब्रोमीन अधातु है, सोना धातु है, और सीसा भी धातु है। सिलिका की बात करें मेरे भाई, ठीक है, सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सिलिकॉन ये होगा आपका राइट आंसर डी, ठीक है। सिलिकॉन को किसे लिखा जाता है, एस आई से लिखा जाता है, ब्रोमीन को किसे लिखा जाता है, बी आर से, सोना को किसे लिखा जाता है, ए यू से, यानी इसको आरम भी बोलते हैं मेरे भाई, क्योंकि सोना एक में आघात वर्ध्यता का तन्यता का गुण काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इससे जो है 10 ग्राम में 1 से 2 किलोमीटर जो है तार आपका बनाया जा सकता है, ठीक है। और ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और धातु की बात करें तो धातु में आपका पाया जाता है, जानते हैं क्या, क्या पाया जाता है, धातु में एक जो है कापर होता है जिसे मरकरी बोलते हैं, पारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है आपका किस रूप में, एच नहीं, पारा मरकरी एच जी होता है यार, सॉरी एच जी होता है, मरकरी पारा एच जी होता है, ठीक है, जिससे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र धातु है, अधातु है तो ब्रोमीन है आपका, ठीक है। बताइए इतना बात आपको समझ में आई क्या मेरे भाई, समझ में आई ना, ठीक है सर समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अगला देखें, अगला है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो आप सभी को पता है इसमें न्यूट्रॉन होते ही नहीं है भाई साहब, अरे होते हैं क्या, नहीं होते हैं, केवल जो है एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है आपका, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है भाई। और हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका आवर्त सारणी में स्थान फिक्स ही नहीं है, इसलिए इस ससुरा को आवारा तत्व कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आवारा तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो आवारा तत्व को किसे कहा जाता है, और इसको पूछा जाता है खोज किसने किया था हाइड्रोजन को, तो ध्यान रखिएगा 1766 में जो है हेनरी क्वैंडिस ने किया था, ढेर लिख दिए, हेनरी कैवेंडिस, अरे कौन है, हेनरी कैवेंडिस ने जिसकी खोज की थी, ठीक है ना। तो प्राथमिक तत्व जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है भाई, तो इसे ध्यान रखिएगा, भविष्य का ईंधन क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो आवारा तत्व भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन कहा जाता है। उसके बाद से एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो एनोडाइजिंग प्रक्रिया में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो है आपका कौन सा, गंधक अम्ल जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा इसी को कहा जाता है ना सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को, जो बैटरी में पाया जाता है भाई, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जानते हैं हमारे पेट में बनता रहता है, HCl हमेशा हमेशा बनता रहता है भाई साहब, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखें, अगला है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों में संग्रहित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके पुराने जाइलम में, यानी कि बात करें तो कौन सा होगा मेरा भाई, रेजिन और गोंद होगा, कौन सा होगा, रेजिन और गोंद होगा, ठीक।
अगला है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, तो देखिए वो पितृ गुणसूत्र द्वारा होता है, क्योंकि एक्स गुणसूत्र तो भाई साहब महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में 24वां 23वां जो गुणसूत्र होता है वो आपका एक्स और वाई होता है, जो क्या करता है, मनुष्य में संतान का निर्धारण करता है, ठीक है ना। तो वो कौन होता है, पुरुष होता है, ठीक है, लड़का या लड़की होता है तो पुरुष के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। तो ये 50 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया ना, मज़ा आया कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, तो मेरा भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। फिर एक बार और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मेरा भाई, कितना मात्र जो है हमको लगता है 87 और सब्सक्राइबर हो जाए भाई तो हमारा काम बन जाएगा, तो कृपया थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए यार, ताकि इस भाई का भी मदद हो सके, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग अंतिम प्रैक्टिस सेट के साथ अंतिम दिन, ठीक है। ये 10 प्रैक्टिस सेट आपने कर लिया ना भाई साहब, तब आपकी कहानी खत्म, और अच्छे तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से आपके देखने को मिलेंगे, उसमें फंसेगा जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए, जय भारत।